हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर टीपीए लेक्चर सीरीज। तो इसमें हमने अब तक कवर कर दिया था सेक्शन 47 तक। हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 के अंदर उन प्रिंसिपल्स की जो स्पेसिफिकली डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। इनिशियली इन द पार्ट 1 वी डेल्ट विद ऑल दोस प्रिंसिपल्स जो मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल होंगे। बट उसके बाद फिर वी स्टार्टेड विद द प्रिंसिपल्स जो सेक्शन 38 से, जैसा देख सकते हैं पार्ट बी, जो कि बात करते हैं स्पेसिफिकली ऐसे सेक्शंस की जो कि सिर्फ डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो वी हैव ऑलरेडी डेल्ट अप टिल सेक्शन 47। यहां तक हमने कवर कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 48 से, जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी की। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी देखिए, सेक्शन 48 क्या कहता है? प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। मतलब जब ट्रांसफर हो रहा है उसमें प्रायोरिटी किसे दी जाएगी उस बारे में बात करें। प्रायोरिटी क्या है? यानी पहले किसे बाद में किसे दिया जाएगा, वो प्रायोरिटी है। तो इस सेक्शन के अंदर ट्रांसफर की जब बात की जाती है, किसी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जब एक इंसान से दूसरे के पास जा रही है, पहले किसे ट्रांसफर होगा इस बारे में ये कहता है। So the basic principle is we will understand the explanation and section as well. But the basic funda is कि भाई जिसको पहले ट्रांसफर किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे होता है? आप पहले आओ और पहले पाओ। सो इट्स जस्ट दैट द सेम थिंग। आप अगर पहले आपका इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, पहले आपका इंटरेस्ट बनता है, तो पहले प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। जैसे दो तीन कोई सेम प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ट्रांसफरर ने दो तीन लोगों को वो प्रॉपर्टी अलग अलग इंटरेस्ट के लिए, जैसे किसी को मॉर्गेज किया है, किसी को सेल किया है, अलग अलग, ठीक है। तो वो कैसे होगा भाई? वो जैसे जैसे जिसको दिया गया था पहले, जिसे उसके पास पहले इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद जिसे उसके बाद इंटरेस्ट आएगा। तो बस यही कहता है कि जो पहले जिसका इंटरेस्ट हुआ पहले उसका राइट है, उसके बाद फिर जो आया उसके बाद उसका है, तो जो पहले आया उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, दैट इज ऑल। ठीक है। सो इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। अब देखिए बेसिकली है क्या, इट एस्टैब्लिशेस द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ राइट्स व्हेन मल्टीपल ट्रांसफर्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी अकर। एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके मल्टीपल ट्रांसफर्स किए गए। मान लीजिए एक ओनर है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफरर है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये घर है इसका, या लैंड है, चलिए घर नहीं लैंड देते हैं, ए है, ए का ये लैंड है। इसने इस लैंड को मॉर्गेज पे को दिया है, मॉर्गेज पे दिया है एम को, इसको दिया है और एस को सेल कर दिया। ठीक है, एम को मॉर्गेज पे दिया है, एस को सेल कर दिया। तो भाई जब एक साथ दो इंटरेस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, या ज्यादा मल्टीपल, मतलब दो या दो से ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, जो पहले आएगा उसे पहले हम राइट देंगे। ये सेक्शन बस इतना ही कहता है। अच्छा, एक और चीज साथ में कहता है कि भाई कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होंगे तब की बात हम कर रहे हैं। जैसे इन सबका क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो मैगजीन जो है ये बहुत अंडर इंपॉर्टेंट है समझना। क्वी प्रायर एस टेम्परे पोटियर एस ज्योर। मतलब ही हु इज फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन लॉ। मतलब जो पहले आएगा उसका ज्यादा हक बनेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप पहले आओ, पहले क्लेम करो, आपका राइट ज्यादा बनेगा। Basically, the principle is a transferor cannot prejudice the rights of a previous transferee through subsequent dealings. No person can convey a title better than what they currently possess. जितना राइट है उतना ही वो दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब देखिए, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी है ये नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है। तो ये कहता गया है कि इफ राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स, द फर्स्ट पर्सन होल्ड्स द लीगल एडवांटेज। ठीक है। जब एक साथ बहुत सारे राइट्स क्रिएट किए जाते हैं एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जब बहुत सारे राइट्स क्रिएट किए गए हैं एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जो पहले आएगा उसका राइट पहले बनेगा। दिस अप्लाइज ओनली व्हेन द कॉन्फ्लिक्टिंग इक्विटीज ऑफ द पार्टीज आर अदरवाइज इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, जैसे ये प्रॉपर्टी है एक,
ये प्रॉपर्टी है, ये लैंड है जो कि ए का है, ठीक है। ए ने इस लैंड को एम को मॉर्गेज कर दिया, इसके बाद फिर इसे एस को सेल कर दिया। अब ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होता है? ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट अराइज हो। मतलब ये कि भाई मॉर्गेज और सेल दोनों आप एक ही प्रॉपर्टी का एक साथ नहीं कर सकते। कैसे कर सकते? यही देखिए, अगर इस मॉर्गेज ए ने किया इस लैंड का, फिर इसे किसी और को बेच दिया, ये दो इंटरेस्ट, इन दोनों के इंटरेस्ट एक साथ सबसिस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर ए की प्रॉपर्टी हो है, ये प्रॉपर्टी ए की है, इसने एम को मॉर्गेज कर दिया, इसे एल को लीज पे दे दिया। मॉर्गेज किया, ए की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया और फिर उसे लीज पे दे दिया, ठीक है। ये दो इंटरेस्ट एक साथ सरवाइव सबसिस्ट कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी से मैं उसे किसी को मॉर्गेज कर दिया, ठीक है, अब उसे लीज पे दे दिया, उसे रेंट आ रहा है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। ये दोनों राइट्स एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब दो ऐसे इंटरेस्ट हो, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो, जो को एग्जिस्ट एक साथ ना कर पाए, जैसे ये केस मान लीजिए, अगर प्रॉपर्टी ए की है, उसने एम को मॉर्गेज कर दिया, एम को जब मॉर्गेज किया उसके बाद फिर मॉर्गेज किस लिए किया? रेंट के लिए किया, ठीक है। भाई उससे कोई पैसे से कुछ पैसे के लिए किया गया है। अब इसने इसी प्रॉपर्टी को इसको बेच दी। आप मॉर्गेज कर सकते हो, लीज कर सकते हो, ये सारी चीजें एक ही चीज की कर सकते हो, पर किसी और को मॉर्गेज कर दिया फिर उसे सेल कर दिया, ये चीज नहीं कर सकते। तो जब इंटरेस्ट को एग्जिस्ट ना कर पाए एक साथ, को एग्जिस्ट मतलब एक साथ अगर वो इंटरेस्ट रह सकते हैं, तब तो फिर ये सेक्शन का एप्लीकेशन आएगा ही नहीं। लेकिन अगर को एग्जिस्टिंग राइट्स ना हो, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो, तब ये सेक्शन एप्लीकेशन में आएगा। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल देखा, और देखते हैं। मान लीजिए ए की प्रॉपर्टी है, ए ने क्या किया, पहले S1 को सेल कर दिया एक प्रॉपर्टी, फिर S2 को सेल कर दिया, दोनों को कर दिया। अब सेम प्रॉपर्टी दोनों को सेल कर दी, अब ये को एग्जिस्ट तो नहीं कर सकते, एक साथ दोनों के राइट्स नहीं हो सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, तब आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी एप्लीकेशन में, और क्या बताएगा कि भाई ऐसा है कि दोनों राइट्स, ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, को एग्जिस्टिंग नहीं है। को एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट अगर होंगे तब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी का एप्लीकेशन होगा ही नहीं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, ए की प्रॉपर्टी है ये एक ही साथ इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है और लीज कर सकता है, ये पॉसिबल है। उसने किसी को रेंट पे दे दिया, जिससे लीज पे दिया, जिससे उसे रेंट मिल रहा है, और साथ ही उस प्रॉपर्टी को किसी और को मॉर्गेज कर दी, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो ये राइट्स क्या है, इन्हें कहेंगे हम को एग्जिस्टिंग राइट्स, को एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट। जहां पे इंटरेस्ट को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, तो उन्हें को एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कहते हैं। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी का एप्लीकेशन होता ही नहीं है। लेकिन जब ऐसे इंटरेस्ट हो जो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो, वो दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, को एग्जिस्टेंस उनका पॉसिबल नहीं है, एक साथ नहीं हो सकते हैं, तब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। जैसे ये एग्जाम्पल, अब इसमें क्या है भाई, एक ही प्रॉपर्टी को दो को बेच दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कंफ्लिक्टिंग राइट्स हो गए। तब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलेगा कि भाई ऐसा है, प्रॉपर्टी सेम है, अलग अलग लोगों को बेची है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन पहले आया, जो पहले आएगा उसको एडवांटेज मिलेगा ओवर द अदर सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, और उसे लैंड, उसे प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। S1 को अगर इसने पहले बेचा था, ठीक है, मान लीजिए ये जो ए है, इसने अपने लैंड को S1 को पहले बेचा था, बाद में S2 को बेचा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी के एप्लीकेशन से दिस लैंड विल गो टू S1 और S2 के लिए ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। यही कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। सो बेसिकली इट स्टेट्स कि अगर इंटरेस्ट को एग्जिस्टिंग है, मतलब एक साथ रह सकता, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, एक साथ चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर राइट्स ऐसे हैं कि वो को एग्जिस्ट एक साथ नहीं कर सकते, उनका एक साथ होना पॉसिबल ही नहीं है, वो को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं।
को एग्जिस्ट वो इंटरेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी जो है वो क्या बताती है, वो कहती है कि भाई ऐसा है कि जिसका राइट पहले बना, जिसने पहले खरीदा, फर्स्ट इन टाइम फर्स्ट इन लॉ, आप पहले आए तो आपका हक पहले बनता है, आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, यही कह रहा है ये सेक्शन। देखिए, वेयर अ पर्सन परपोर्ट्स टू क्रिएट बाई transfer all different times at different times rights in or over the same immovable property, अलग अलग समय पे एक ही प्रॉपर्टी में, अलग अलग समय पे डिफरेंट टाइम्स एक ही प्रॉपर्टी में अलग अलग इंटरेस्ट क्रिएट किए। ठीक है, प्रॉपर्टी सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में मल्टीपल इंटरेस्ट में क्रिएट किए। And such rights cannot all exist or to be exercised to their full extent together. वो को एग्जिस्टिंग नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। उस केस में क्या होगा, ईच लेटर क्रिएटेड राइट शैल in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferees be subject to the rights previously created। मतलब पहले वाला जो राइट इंटरेस्ट क्रिएटेड था उसको प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द अदर। सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू द प्रायर ट्रांसफर। पहले पहले वाले को मिलेगा जो पहले आया था प्रायर ट्रांसफर ही, उसके बाद में जो आया उसे बाद में फिर इंटरेस्ट मिलेगा। Successive interest. Each subsequent transferee enjoys the property subject to the rights created in the earlier transaction. A transferor cannot treat a property as free once the legal interest has already been granted to another. अब इस डॉक्ट्रिन के एप्लीकेशन के लिए जरूरी क्या क्या है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, पार्टीज कौन हो जाएगा, दो, हम पूरे पीपीए में पढ़ रहे, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ठीक है, ट्रांसफरी ज्यादा है लेकिन ट्रांसफरर एक है, ट्रांसफरी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट क्रिएट किए गए हैं तो इसलिए ट्रांसफरी ज्यादा है। अब जैसे देखिए एक और एग्जांपल, अभी हमने दो एग्जांपल देखे कि भाई लीज और मॉर्गेज फॉर एग्जांपल वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, दो सेम साथ में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब यही एग्जांपल एक और ले, एक ही प्रॉपर्टी है, इसने एम को मॉर्गेज पे रख के इससे कुछ पैसे लिए, ठीक है, एडवांस लिया, लोन लिया, और फिर एस को ये प्रॉपर्टी बेच दी। अब इसे मॉर्गेज कर चुके हो, इसके बाद फिर बाद में प्रॉपर्टी, इसी मॉर्गेज में क्या होता है भाई, आपने जो प्रॉपर्टी दी, इमूवेबल प्रॉपर्टी दी, उसी के उसी को कोलैटरल की तरह रख के, आप सिक्योरिटी के तौर पे रख के उसी के इस पे पैसे लेते हो, डेट्स लोन उठाते हो। तो भाई आपने जब पैसे लेने के लिए एम से इस लैंड को मॉर्गेज रख दिया कोलैटरल के तौर पे, ठीक है, बाद में उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, क्या ये साथ में एग्जिस्ट कर पाएंगे, आपने सिक्योरिटी के तौर पे किसी और को रख दिया है, विच मींस मॉर्गेज में क्या है भाई कि अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाया तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, और फिर उस प्रॉपर्टी को आपने दूसरे को बेच दिया। तो ये क्या है, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट मतलब ये दोनों एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, या तो ए के पास लैंड रहता तो ये सेल करता, या मॉर्गेज कर दिया किसी और को, उस समय सेल नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता है, जब तक ये इसे मॉर्गेज का क्लियर करके जो मॉर्गेज वाला लैंड प्रॉपर्टी थी वो वापस न ले ले, जो लोन का अमाउंट था वो चुका दे, वो कोलैटरल वापस उसे ले ले, साथ में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब जब ऐसा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, अगेन दिस सेक्शन विल कम इनटू पिक्चर। भाई पहले जिसके लिए था उसके पास आएगा, पहले इसके पास चला जाएगा लैंड। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पहले मॉर्गेज उठाया था तो पहले इसके पास चला गया, अब जब तक क्लियर कर रहा है इसके पास है, फिर उसके बाद में इसका इसका राइट इज सब्जेक्ट टू प्रायर ट्रांसफर। मतलब जो सेकेंड ट्रांसफर है, सेकेंड ट्रांसफर ही है, their right is subject to the first transfer। भाई अगर इसके बाद ये सेल करना चाहे तो देगा, क्योंकि पहले ही ये ट्रांसफर जो है इसके लिए वॉइड हो चुका है। बाद में अगर एम चाहे तो इसे भले बेच सकता है, पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी जो है वो सिंपल सी बात यही कह रहा है कि सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, राइट्स कैसे है, राइट्स जो राइट्स सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पार्टीज कौन, एक ट्रांसफर और मल्टीपल ट्रांसफर ही हो गए, और मल्टीपल इंटरेस्ट क्रिएट किए गए हैं उस एक ही प्रॉपर्टी में एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, अलग अलग समय पे अलग अलग राइट्स क्रिएट किए गए।
अब ये राइट्स कैसे क्रिएट किए गए? ये ऐसे राइट्स हैं जो को एग्जिस्टिंग नहीं है आपस में, वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो एक साथ नहीं रह सकते, कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक साथ इनका होना पॉसिबल ही नहीं है। इसी के एप्लीकेशन जब कॉन्फ्लिक्टिंग या नॉन को एग्जिस्टिंग राइट्स होंगे तभी, सिर्फ तभी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी एप्लीकेशन है, क्योंकि को एग्जिस्ट अगर कर सकते हैं तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, कि भाई कर दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि ए की प्रॉपर्टी है, ये मॉर्गेज नहीं करने की वजह इसे लीज पे दी एल को, उसके बाद में इसे बेच दिया, क्या ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं? ऑफ कर सकते हैं। इसका जो रेंट ए को मिल रहा था इसके बाद फिर एस को मिलेगा। हमने ये सेक्शंस प्रीवियसली देखे हैं कि भाई वो जिसके जैसे जैसे वो डिवाइड हो जाता है, अब तक जो ए को मिल रहा था रेंट, अब वो एस को मिल जाएगा, लेकिन ये को एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो जहां पे को एग्जिस्टिंग राइट्स नहीं होंगे वहां ही पे ये सेक्शन एप्लीकेशन में आएगा। पार्टीज देख ली हमने, अब टाइम फैक्टर क्या है? डिफरेंट टाइम पे ये सारे इंटरेस्ट क्रिएट किए गए हैं, मतलब जो ट्रांसफर हुआ है वो अलग अलग समय पे किया गया, प्रॉपर्टी एक ही है पर अलग अलग समय पे अलग अलग ट्रांसफर हुआ है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स क्रिएटेड इन द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर मस्ट conflict with those of the previous transfer। कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होने ही चाहिए इस सेक्शन के एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि अगर को एग्जिस्टिंग है तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो को एग्जिस्ट कर जाएंगे, वो एक साथ रह सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, मॉर्गेज है और अगर मान लीजिए मॉर्गेज है और लीज है तो एक साथ हो सकता है, लीज है और सेल है तो एक साथ हो सकता है, लेकिन मॉर्गेज और सेल, ये सेल और सेल है तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। ये इसके एसेंशियल्स हो गए। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जून में क्या किया कि भाई एक्स जो है वो ओनर है, मॉर्गेजेस प्रॉपर्टी टू वाई, एक्स ने क्या किया पहले वाई को दे दिया, ठीक है। देन जुलाई में ट्रांसफर सेल या मॉर्गेज कर दिया सेम प्रॉपर्टी टू जेड। अब इसके बाद क्या किया, या तो अगर मॉर्गेज ही रख सकते हैं या फिर सेल कर दिया किसे, जेड को। तो ये दोनों राइट्स क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए। मॉर्गेज 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 है तो भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, मॉर्गेज और सेल है तो भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक साथ कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। तब क्या हो जाएगा, y हैज प्रायोरिटी ओवर z, y को प्रायोरिटी दी जाएगी। भाई z जो है वो बाद में आया था, उसे मॉर्गेज बाद में किया गया या उसे सेल बाद में किया गया था, पहले वो y को प्रॉपर्टी जा चुकी थी। z's राइट आर सब्जेक्ट टू y's मॉर्गेज। अब हमने क्या पढ़ा कि द सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज जो भी होंगे, देयर राइट्स देयर इंटरेस्ट आर सब्जेक्ट टू द प्रायर ट्रांसफरीज, उनके राइट्स के हिसाब से होगा। इनिशियली तो वो वॉइड हो गया, अब सब्जेक्ट टू जैसे मॉर्गेज आ गया, मॉर्गेज क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब होने के बाद ये नहीं हुआ तो अगर मॉर्गेजी के पास चले गया वो बाद में ट्रांसफर कर दे, मतलब कंप्लीटली द सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज के केस में देयर राइट्स आर सब्जेक्ट टू इनिशियल ट्रांसफरीज। इफ एक्स डिफॉल्ट, अगर एक्स डिफॉल्ट कर देता है, मतलब कौन, ओनर, वाई कैन सेल द प्रॉपर्टी टू रिकवर द लोन। क्लियरली, जैसे मैंने कहा कि भाई मॉर्गेज, अगर मॉर्गेज क्या मतलब कोलैटरल के तौर पे रखा था और उससे पैसे लिए थे, अब अगर एक्स डिफॉल्ट कर गया, डिफॉल्ट कर जाता है, तब तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी जेड के पास चली गई। इन दैट केस जेड ओनली रिसीव्स व्हाट रिमेन्स आफ्टर वाई इज सेटिस्फाइड। अब उस केस में फिर वो है, वो प्रायोरिटी के हिसाब से वाई के बाद जेड के ऊपर आता है कि भाई अगर उसने प्रॉपर्टी रख ली है, सेटिस्फैक्शन करने के बाद जो भी डेट अमाउंट था वो उसके बाद प्रायोरिटी में जेड आएगा, उसे मिल जाएगी प्रॉपर्टी। तो बस यही कह रहा है ये सेक्शन, इतनी सी बात कह रहा है कि भाई जहां पे इंटरेस्ट अगर सेम प्रॉपर्टी में ऐसे क्रिएट किए गए हैं अलग अलग समय पे कि वो आपस में को एग्जिस्टिंग हो ही नहीं सकते, कॉन्फ्लिक्टिंग है, कॉन्फ्लिक्टिंग है अगर, तो क्या होगा, प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो पहले आया, जो पहला ट्रांसफरी था उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, फर्स्ट इन टाइम फर्स्ट इन लॉ, जो पहले आया उसे हम प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद के जो ट्रांसफरीज होंगे, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज, देयर राइट्स देयर इंटरेस्ट आर सब्जेक्ट टू प्रायर ट्रांसफरीज। अब देखिए केस 1945 का वेरी वेरी ओल्ड केस, जिस केस में कोर्ट ने कहा कि अब प्रायर ट्रांसफरी रिटेन्स प्रायोरिटी इवन इफ द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड आफ्टर द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। भले डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन जरूरी है, हमने इसमें देखा कि भाई जब तक एक्सक्लूसिवली ना कहा जाए रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई इस केस में ये कहा कि ऐसा है कि जो
पहला ट्रांसफर ही है, प्रायर ट्रांसफर ही है, उसके डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन भले बाद में हुआ हो, सेकेंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के बाद भी, लेकिन प्रायोरिटी उसी दी जाए क्योंकि उसे पहले ट्रांसफर किया गया था। एक्सेप्शन देखिए क्या क्या है। पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मॉर्गेज। अब जैसे पहले मॉर्गेज क्या क्या, ठीक है, मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल देखा कि क्या हुआ यहाँ पे, एम को मॉर्गेज किया, उसके बाद एस को सेल कर दिया, ठीक है। पहला केस क्या था कि भाई अब जब वो कह रहा है कि इन द फर्स्ट केस सेक्शन 48 के एप्लीकेशन से इसका ट्रांसफर जो है वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई वो कह रहा है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है अगर ए डिफॉल्ट कर गया तो चली गई किसके, एम के पास, ठीक है, एम के पास चली जाएगी। अब ये कह रहा है कि इफ अ प्रायर मॉर्गेज इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और ग्रॉस नेग्लेक्ट, देयर प्रायोरिटी इज लॉस्ट। जब पहला जो मॉर्गेज किया गया प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर वही पता चले कि वही क्या था, फ्रॉड था या मिसरिप्रेजेंटेशन से किया गया था, तो वहां पे उनकी प्रायोरिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद इस प्रॉपर्टी विल गो टू एस। नॉन कंप्लायंस विथ लीगल प्रोसीजर, या पता चले कि भाई क्या किया गया है कि जो प्रायर ट्रांसफर है वहां पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है उनको उनको साइड कर दिया गया, उनको फॉलो नहीं किया गया, उनका नॉन कंप्लायंस है, तो भी जो प्रायर ट्रांसफर है वो फेल कर जाएगा। Third, estoppel. If the primary transferee is aware of the subsequent transfer and allows it to happen without protest, they may be stopped from claiming priority. अब क्या कह रहे हैं, estoppel का मतलब होता है stop करना, ठीक है। तो stop, यहाँ पे जब estoppel की बात करें ये भी एक्सेप्शन में आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अगर जो, क्योंकि हम यहाँ पे अलग सब मल्टीपल ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं, और मल्टीपल कैसे ट्रांसफर्स है जहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। तो स्टॉपल कह रहा है, स्टॉपल इस तरीके से इसका एक्सेप्शन है कि मान लीजिए प्राइमरी ट्रांसफर ही है, उसे इस बात की जानकारी है कि इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर और भी लोगों को किया गया है, ठीक है, मतलब पहले जिसे बेचा गया है, ए को पहले बेचा गया, बाद में बी को भी और सी को भी, दो लोगों और को बेच दिया सेम प्रॉपर्टी। अब ए जो है, जो प्राइमरी ट्रांसफरी था, उसे इस बात की जानकारी है कि ये प्रॉपर्टी बाद में दो और लोगों को बेच दी गई है, लेकिन जब बेची जा रही थी वो प्रॉपर्टी, उसने तब कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन तब रेज नहीं किया कि नहीं भाई नाउ दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, यू हैव नो राइट। तब जब कोई क्लेम नहीं किया, तब जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तब जब कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, तो अब वो उनका राइट खत्म हो सकता है। हो सकता है कि सेकंड ट्रांसफरी या थर्ड ट्रांसफरी जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज हैं उनका उनका राइट बने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के एप्लीकेशन से। इन दिस केस एस्टॉपल लगाया जा सकता है कि भाई ऐसा है कि तब तो आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया था, आपको तो तब भी जानकारी थी, आपको तो मैंने ही आके बताया था, ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको मैंने बताया था, पर तब आपने क्यों नहीं कहा। तो जब अगर ऐसा सिनेरियो हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के एप्लीकेशन से द प्रायर ट्रांसफरी, प्राइमरी ट्रांसफरी जो है, दे मे बी स्टॉप्ड फ्रॉम क्लेमिंग द प्रायोरिटी, मतलब उसके बाद प्रायोरिटी जो है वो उनकी नहीं रहेगी, सेकेंड जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है उसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर हो सकेगी बाय रजिस्ट्रेशन। ये कैसे एक्सेप्शन है भाई, प्रायोरिटी इज यूजुअली बेस्ड ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड, नॉट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। However, multiple deeds are executed on the same. Priority किस तरीके से दी जाती है, एग्जीक्यूशन के डेट से, रजिस्ट्रेशन से नहीं। रजिस्ट्रेशन तो बाद में भी कह सकता है, हमें अभी पीछे पड़ा एक सेक्शन में पहले पढ़ा कि क्या करी कि हमने इसके एक्सेप्शन में क्या था, पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मॉर्गेज, कि भाई बाद में भले जो है एग्जीक्यूशन जो है, रजिस्ट्रेशन भले बाद में किया गया हो, लेकिन जो प्रायर है उसे ही प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायर जो ट्रांसफरी है। और या फिर अगर कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई ऐसा है जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है उसे ही प्रायोरिटी दी जाएगी, तो क्लियरली कोर्ट का ऑर्डर ही है, तो वहां पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो ये सारे इसके एक्सेप्शन है। बेसिकली कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि एक ट्रांसफर है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, प्रॉपर्टी एक है, ट्रांसफरर एक है, लेकिन ट्रांसफरी बहुत सारे हैं। ट्रांसफरर ने क्या किया कि एक ही प्रॉपर्टी पे अलग अलग लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट ऐसे है कि को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए उनके लिए को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं। जैसे मान लीजिए कि सेल ही हुआ, एक को 50% सेल कर दिया, दूसरे को 100% सेल कर दिया, तो कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता ये साथ में। तो
तो भाई वो कह रहा है कि जब अगर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है ट्रांसफरीज के तो वहां पे प्रायोरिटी देखी जाएगी, मतलब किसको पहले ट्रांसफर किया गया था, जिसको पहले ट्रांसफर किया था उसका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी एप्लीकेशन से उसका राइट बनेगा, उसका ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा, और जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज हैं उनके लिए वॉइड हो जाएगा। द सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज, द राइट ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज इज सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्राइमरी ट्रांसफरी। यही है सेक्शन 48। नाउ 49, 49 क्या कहते हैं, ट्रांसफरीज राइट अंडर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा है, ये मेनली इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहा है, बहुत ही सेक्शन है, देखिए क्या कह रहा है। Where immovable property is transferred for consideration, ठीक है, प्रॉपर्टी कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर की गई है, मतलब गिफ्ट तो नहीं है, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर की गई है, एंड सच प्रॉपर्टी और एनी पार्ट thereof is at the date of the transfer insured against loss or damage by fire। और क्या था, किसी भी तरीके से जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा था उस वक्त प्रॉपर्टी फायर से होने वाले कोई भी लॉस या डैमेज के लिए इंश्योर्ड थी। इंश्योर्ड थी मतलब क्या, इंश्योरर, इंश्योरेंस होल्डर और इंश्योर्ड, इंश्योरर या इंश्योर्ड, ये क्या होता है भाई, जिस ये पार्टीज होती है इंश्योरेंस के लिए, पार्टीज ये होती हैं, एक इंश्योरर कहते हैं, दूसरे को इंश्योरेंस होल्डर या इंश्योर्ड। तो अब ये इंश्योरेंस कौन है, इंश्योरर कौन है, इंश्योरेंस वो पार्टी है जो इंश्योरेंस देती है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती है भाई, वही तो गारंटी देती है, भाई ऐसा है कि अगर आग लग गई, आग से आपको लॉस हो गया तो हम आएंगे, हम आपके जो भी डैमेजेस है जो भी डैमेज हुआ है उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे, यही होता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो इंश्योरेंस देती है उन्हें कहते हैं इंश्योरर। और जो पर्सन, जो इंडिविजुअल्स या कंपनीज या एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन हो भी जो इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, पॉलिसी ले रहे हैं, उन्हें कहते हैं इंश्योर्ड या इंश्योरेंस होल्डर। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेप्ट होता है इंडेमनीफाइड एंड इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड एंड इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड कौन होता है भाई, जिसको इंडेमनिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। इंडेमनीफायर कौन होता है, जो इंडेमनीफाई करता है, और जो इंडेमनीफाइड है उसे या इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है, ठीक है, उन्हें कहते हैं इंश्योरर। दूसरे जो पर्सन, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जो पॉलिसी होल्डर है, जो परचेस कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं इंश्योरेंस होल्डर या फिर इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई क्या है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका आपकी कंसिडरेशन से ट्रांसफर है, जैसे मान लीजिए सेल, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर के डेट में क्या था, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरर ने इंश्योर्ड करा रखी थी कि भाई जब अगर फायर से किसी तरीके का लॉस डैमेज होगा तो कंपनी आएगी इसको कॉम्पनसेट करने के लिए। प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयरऑफ, कोई वो पूरी प्रॉपर्टी या उसका कोई भी पोर्शन, उसका ऑलरेडी इंश्योरेंस था, फायर इंश्योरेंस था। द ट्रांसफरी in case of such loss or damage may in the absence of contract or contract require any money which the transfer actually receives under the policy or so much thereof as may be necessary to be applied in reinstating the property। अब ये क्या कह रहा है, देखिए बेसिकली बस इतनी सी बात, प्रिंसिपल यही कह रहा है कि भाई ऐसा है, मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, ये है ए का ये घर है, ठीक है, इसने अपने घर को बाद में बी को बेच दिया, ठीक है। ये कौन हो गया, ये है ट्रांसफरी, ये कौन है, ये है सॉरी, ये है ट्रांसफरर और ये है ट्रांसफरी, ठीक है। तो सेक्शन 49 से ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि ट्रांसफरर जो है उसने ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जिस तारीख को ट्रांसफर हो रहा था उस दिन अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, मतलब अगर फायर इंश्योरेंस ले रखा था,
देखिए ऊपर में सिर्फ पॉलिसी कह रहा है, पर नीचे में स्पेसिफाई किया इसने डैमेज बाय फायर, फायर इंश्योरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अगर ट्रांसफर के टाइम पे ट्रांसफर ने प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस ले रखी थी, तो क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है भाई कि अगर जरूरत पड़ने की, जब जब मान लीजिए इस प्रॉपर्टी में कल को आग लग जाती है, तब तक ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरी के पास जा चुकी है। अब जब पॉलिसी ली गई थी वो तो ट्रांसफरर के नाम पे थी, तो बस सेक्शन ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बाद जिस तरीके से प्रॉपर्टी का डैमेज होने पे ट्रांसफरर को पैसे रिसीव होते, वैसे ही ट्रांसफरी ट्रांसफरर से लेने के लिए एंटाइटल्ड है। मतलब जितना पैसा, मान लीजिए 50 लाख का इंश्योरेंस था, ठीक है, तो अगर इस प्रॉपर्टी में कल को आग लगती है, उसका ये हिस्सा जल के बिल्कुल डैमेज हो गया, तो ट्रांसफरी ये 50 लाख ट्रांसफरर से क्लेम कर सकता है कि भाई ऐसा है कि तुमने पॉलिसी ली हुई थी, अब उसको दो उसके पैसे प्रॉपर्टी को रिस्टेट कराने के लिए वापस। यही कह रहा है, बस इतना ही प्रिंसिपल है ये। When immovable property is transferred, the transferee gains a right to the benefits of any existing insurance policy held by the transferor। मतलब जब ट्रांसफर के टाइम पे जो भी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी ट्रांसफरर ने, ट्रांसफर के बाद जैसे उसके लिए, उसके बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड होता ट्रांसफरर, बिल्कुल वैसे ही अब एंटाइटल्ड हो जाएगा कौन, ट्रांसफरी। क्यों? क्योंकि सिंपल सी प्रॉपर्टी के ओनर के नाम पे वो है, वही ट्रांसफरी वो पॉलिसी की, भाई जो भी इसका ओनर होगा उसको मिल जाएगा। तब ट्रांसफरर था एक्स वाई जी, जो भी इंसान, तब ट्रांसफर था। प्रॉपर्टी के बाद अब तो प्रॉपर्टी किस आगे चलेगी, ट्रांसफर इंश्योरेंस उसी के पास रह गया, और इंश्योरेंस था इस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। इसीलिए प्रिंसिपल बनाया गया कि भाई ऐसा है कि ऐसा सिचुएशन होने पे जो ट्रांसफरी है वो एंटाइटल्ड है, वो मांग सकता है कि भाई ऐसा है कि अब मुझको वो पैसे दो, क्योंकि वो एक्चुअली प्रॉपर्टी अब मेरे पास है, वो मेरे पैसे बनते हैं जब जरूरत पड़ने के। इट इज a statutory right intended to prevent the seller from getting double benefit, the sale price plus the insurance payout while the buyer is left with damaged property। तो ये कह रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि भाई उसको हर तरीके का बेनिफिट सिर्फ ट्रांसफर को सेल करने के पैसे तो मिले ही, अब उसके बाद फिर जो इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे हैं वो भी उसी को मिल जाए, तो वो ना हो। और एक्चुअली बायर जो है उसे बेनिफिट, उसे लॉस ही लॉस हो जाएगी, भाई प्रॉपर्टी डैमेज हुई, मेरा क्या फायदा हुआ उसमें, मेरे तो अपने ही पैसे लगाने पड़ रहे हैं। इसीलिए ये बनाएगा कि भाई जैसे उसका राइट था, अब बिल्कुल ट्रांसफर ही का राइट है, वो उससे आराम से वो पैसे मांग सकता है। लेकिन की एलिमेंट क्या है, आप देखिए, अप्लाइज ओनली इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्ररी। जब कोई ऐसा कॉन्ट्ररी टर्म अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तभी ये डिफॉल्ट सेक्शन एप्लीकेशन में आएगा। अगर लिख रखा है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज दे रखी है कि चाहे कुछ हो जाए, प्रॉपर्टी डिलैपिडेटेड कंडीशन में हो या डैमेज हो जाए या फर्दर मेंटेनेंस के लिए, या प्रॉपर्टी में आग लग जाती है, किसी भी केस में ट्रांसफरर चाहे पॉलिसी का पैसा कुछ भी वो नहीं देगा, अगर इस तरीके का है। तब क्योंकि एक्सप्लिसिटली दे रखा है भाई, टीपीए को जब हम पढ़ते हैं हमेशा हर सेक्शन के केस में इन जनरल ओवरराइडिंग इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूट इसको हम कैसे, ये तो प्रिंसिपल्स हो गए सिर्फ, इसको एग्जीक्यूट हम कैसे करें, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही तो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स है वैसे तो नहीं मिलेंगे। अगर वहां पे साइलेंट है कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तब क्योंकि ये डिफॉल्ट प्रोविजन है तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन में आ जाएगा। नाउ एसेंशियल्स क्या क्या है, तो क्लियरली ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रहा है। एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, एक पॉलिसी थी भैया, पॉलिसी अगेंस्ट लॉस और डैमेज बाय फायर, फायर इंश्योरेंस एक ऑलरेडी जब ट्रांसफर उसका ट्रांसफर ने ले रखा था। अकरेंस ऑफ डैमेज, प्रॉपर्टी बाद में फायर से उसे डैमेज होता है, और नो कॉन्ट्ररी अग्रीमेंट, ऐसा कोई, जैसा हमने भी देखा कि प्रीवियसली हमने क्या देखा, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, ऐसा कोई कॉन्ट्ररी अग्रीमेंट नहीं है, तब ये सेक्शन एप्लीकेशन में आ जाएगा। Once property is transferred, the risk of loss usually shifts to the transferee, and section 40 ensure the protection follows that risk। भैया जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई सारा कुछ, तो रिस्क भी ट्रांसफरी के पास चला गया ना, अगर उसमें डैमेज होता है, उसमें आग लगती है, तो वो रिस्क कौन बेयर कर रहा है, वो ट्रांसफर ही बेयर कर रहा है। तो जो प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस के लिए आपको पैसे मिलने थे वो मुझे दो, आपने इंश्योरेंस ये करा था कि जब इसमें आग लगेगी तो वो आपको पैसे मिलेंगे इस प्रॉपर्टी के को रीइंस्टेट कराने के लिए, इसे वापस अच्छे कंडीशन में लाने के लिए, तो अब वो पैसे मेरे बनते हैं, बस इतना ही सब प्रिंसिपल है। Transferor's obligation. Transfer का क्या obligation है? If the transferor receives insurance money after the property is damaged,
they are legally bound to use that money to restore that property. ट्रांसफरी को दे उसके प्रॉपर्टी के उसको वापस रिपेयर करने में यूज किया जाएगा. ट्रांसफरी have the right to require the transferor to apply the money to the repair or rebuilding of the property. भाई वो घर डैमेज हो गया, उसको बनाने के लिए उसमें आग लग गई थी, तो ये उसका राइट है ट्रांसफरी का कि वो उससे मांग सकता है. लेकिन the transfer is not personally liable beyond the amount received from the insurance company. जैसे मान लीजिए मैंने कहा इस एग्जांपल में कि 50 लाख की पॉलिसी थी, ठीक है, कि अप टू 50 लाख जो डैमेज हो वो कंपनी बेयर करेगी, एंड जो लॉसेस हुए वो एक्चुअली अराउंड 80 लाख हुए, ठीक है, जितना डैमेज हुआ इस प्रॉपर्टी को वो ऑलमोस्ट 80 लाख था. तो ये ट्रांसफरर को क्योंकि कंपनी से सिर्फ 50 लाख मिलेंगे इसके डैमेज के लिए, तो ये 50 लाख ट्रांसफर को दे देगा, ये उसका राइट है. लेकिन इसके बाद के जो एडिशनल 30 लाख है उसके लिए ट्रांसफरर जो है वो अकाउंटेबल नहीं है, वो पर्सनली लायबिल होगा, वो अपनी जेब से पैसे थोड़े देगा. मेरे पास जो था पॉलिसी के पैसे थे वो मैंने तुम्हें दे दिए, तुम्हारा राइट था वो, लेकिन अब मैं प्रॉपर्टी तुम्हारी, लॉस तुम्हारा, तो व्हाई शुड आई बेयर द कॉस्ट. डैमेज जब हुआ है तो जो रिमेनिंग अगर हो रहा है ऑन एक्स्ट्रा एडिशनल टू द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके अलावा जो डैमेज है वो खुद ट्रांसफर ही बेयर करेगा, ट्रांसफरर नहीं. देखिए क्लियरली लिखा है प्राइमरी फोकसेस ऑन फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस की बात करता है लेकिन एक्सटेंड्स टू अदर फॉर्म्स ऑफ लॉस और डैमेज. नाउ सेक्शन 15. आई होप कि ये सेक्शन समझ में आया. सेक्शन 49 बहुत ही इजी सा सेक्शन है, बस इस बात कह रहा है भाई अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक फायर इंश्योरेंस ले रखा था कि भाई अगर जब भी कोई डैमेज होगा, जरूरत पड़ेगी, तो हम इस पैसे से इस प्रॉपर्टी को वापस रिनोवेट कराएंगे, रीबिल्ड कराएंगे. प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बाद वो पैसे के लिए एंटाइटल्ड कौन हो जाता है? ट्रांसफरी. ही हैज द राइट टू रिक्वायर दैट अमाउंट फ्रॉम द ट्रांसफरर और प्रॉपर्टी, और ट्रांसफरर उसको देने के लिए बाउंड है. यही था. सो ये सेक्शन 48 एंड 49. 48 ने क्या कहा? 48 ने कहा कि भाई ऐसा है कि एक ही प्रॉपर्टी को अगर एक ट्रांसफरर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को दे रहा है, अलग अलग इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है उसमें, तो अलग अलग इंटरेस्ट क्रिएट करने के केस में जब वो अगर को एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट, को एग्जिस्टिंग राइट्स, अब तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, वो आराम से एक साथ रह सकते हैं. को एग्जिस्टिंग का मतलब ये हुआ कि एक साथ रह सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है. लेकिन अगर को एग्जिस्टिंग नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब एक साथ वो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या होगा? तब फिर आएगा सेक्शन 48 एप्लीकेशन में, जिसके अंदर जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, वो बताता है कि फर्स्ट इन टाइम फर्स्ट इन लॉ, मतलब जो ट्रांसफर जिसे पहले ट्रांसफर किया गया उसका पहला हक, प्राइमरी ट्रांसफरी जो है उसे ही ट्रांसफर की जाएगी प्रॉपर्टी. सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज के जो इंटरेस्ट हैं, जो राइट्स हैं, दोज राइट्स आर सब्जेक्ट टू द प्राइमरी ट्रांसफरीज राइट्स एंड इंटरेस्ट. ये हो गया 48 एंड 49. नाउ सेक्शन 50. Now section 50 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स पेइंग रेंट टू होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल. अब ये डिफेक्टिव टाइटल क्या होता है? डिफेक्टिव टाइटल का मतलब, डिफेक्टिव टाइटल नाम से ही समझ में आ रहा है, दो वर्ड से बना, डिफेक्टिव और टाइटल. डिफेक्टिव टाइटल क्या होता है? डिफेक्टिव टाइटल एक ऐसा टाइटल है जो कि, टाइटल मतलब ओनरशिप राइट, ठीक है, डिफेक्टिव मतलब जो गलत है. मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इसका लैंड है, इसने बी को बेच दिया, बी को बेच दिया, ये हो गया ट्रांसफरी. अब ए के पास जो, ए के पास तो टाइटल है कि इससे ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास जो टाइटल है उसे कहते हैं डिफेक्टिव टाइटल. डिफेक्टिव टाइटल मतलब एक्चुअली कोई टाइटल है ही नहीं आपके पास. जब आपके पास कोई टाइटल नहीं है तो उसे डिफेक्टिव टाइटल है. कोई टाइटल नहीं है लेकिन आप उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? डिफेक्टिव टाइटल है. तो सेक्शन 50 के इस बारे में बात कर रहे हैं. प्रोटेक्ट्स अ टेनेंट हु इन गुड फेथ
pays rent or profits to a person they believe is the rightful owner, even if that person's title is actually defective. अब जैसे मान लीजिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ये घर है, ए का घर है, ठीक है, इसने इस घर को बी को बेच दिया। नहीं ऐसे करते हैं, ये ए इसमें रेंटर है। This is a house transferred to some other person। हाँ चलिए, ये ए का है जिसमें पी जो है वो रेंटर है, मतलब रह रहा है, टेनेंट है, ठीक है। ए की प्रॉपर्टी है, लेकिन पी जो है ये हो गया, ये कौन, ए इज द ओनर, पी इज द टेनेंट, और ए ने फर्दर ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी, ये हो गया ट्रांसफर ही, ठीक है। प्रॉपर्टी किसी और की है, उसमें रह कोई और रहा है, टेनेंट रखा है, ठीक है, रेंटर आपका रह रहा है। अब आपने ये प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो अब इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो गया, अब ट्रांसफर जो है बी जो है वो इसका ओनर हो गया। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि भाई अब जो टेनेंट है, मान लीजिए इस बात की इसे जानकारी ही नहीं है कि इसने ए ने प्रॉपर्टी बी को बेच, ठीक है, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अब एक्चुअली ओनर है कौन, उसे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसने जो भी इसे रेंट देना था, मान लीजिए 10,000, ठीक है, ये ए को दे दिया, ए को दे दिया, क्योंकि इसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, इसे पता है कि भाई, उसे क्या पता कि तुमने प्रॉपर्टी किसे बेची है, यहाँ पे अपना रह रहा है बेचारा आराम से। तो ये सेक्शन कह रहा है कि कोई टेनेंट है जो अगर अपना रेंट किसी ऐसे ओनर को देता है जो जिसके पास एक्चुअली डिफेक्टिव टाइटल है, यानी कि अब टाइटल उसके पास है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी तो बी को बेच दी, प्रॉपर्टी तो अपनी बी को बेच दी, बी इसका ओनर है। अब इसको क्योंकि टेनेंट को जानकारी नहीं थी, तो इसने अपने रेंट जो था वो ए को दे दिया, जो ट्रांसफर था। तो दिस सेक्शन इज सेइंग कि यहाँ जो ट्रांसफरी है, यानी जो न्यू ओनर है, यानी कि बी इन दिस केस, वो बी से अब डिमांड नहीं कर सकता है कि भाई ऐसा है कि मुझको पैसे दो। सेक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स द टेनेंट, ठीक है, टेनेंट को प्रोटेक्ट करता है, इन गुड फेथ पेज रेंट और प्रॉफिट टू अ पर्सन दे बिलीव इज द राइटफुल ओनर इवन दैट पर्सन टाइटल इज एक्चुअली डिफेक्टिव। उसने पैसे किसको दे दिए, ए को दे दिए, उसके पास डिफेक्टिव टाइटल है, डिफेक्टिव टाइटल मतलब उसके पास जो प्रॉपर्टी थी उसने दूसरे को बेच दी, अब उसके पास टाइटल है ही नहीं। तो गुड फेथ में अगर टेनेंट पैसे रेंट जो भी आ रहा है वो ऐसे पर्सन को देता है जिसके पास डिफेक्टिव टाइटल है, वो जो ओनर है अब ओनर नहीं है, उसके पास सिर्फ डिफेक्टिव टाइटल है, मतलब अब उसके पास टाइटल है ही नहीं, वो था ओनर लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसने ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी। उस केस में दिस रेंटर कैनॉट बी बाउंड, इसे नहीं कंपेल्ड, इसे नहीं आप कंपेल, ट्रांसफर या वो कंपेल नहीं कर सकता है कि भाई ऐसा है कि मुझको भी पैसे दो, तुमने इसे क्यों दे दिए, पैसे तो मेरे बनते हैं, तुम मुझे भी दो। इस चीज से टेनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शन लाया गया है कि भाई टेनेंट जो है उसे बाउंड नहीं किया जा सकता है। देखिए ये क्या है, रेंट बोनाफाइड पेड टू, बोनाफाइड यानी गुड इंटेंशन से, गुड फेथ में, पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल, डिफेक्टिव टाइटल होल्डर जो है टेनेंट ने गुड फेथ में उसे पेमेंट कर दिया है। दिस सेक्शन says that no person shall be chargeable with any rent or profit of any immovable property which he has in good faith paid or delivered to any person or whom he is in good faith held such property, notwithstanding it may afterwards appear that the person to whom such payment or delivery was made had no right to receive such rents or profit। बस वही बात कह रहा है ये सेक्शन, इतनी सी बात जगह ले गई कि मान लीजिए प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसमें रेंटर भी था पर एक्चुअली ए की प्रॉपर्टी थी, ये टेनेंट था, इसने फर्दर इस प्रॉपर्टी को बी को बेच दिया। अगर अब जो रेंट अमाउंट है, क्योंकि वो हमेशा ए को ही देता है, उसे इस ट्रांसफर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, ही वाज स्टिल इन गुड फेथ अ बिलीवर कि भाई ए जो है प्रॉपर्टी ए के पास ही है, उसे यही जानकारी थी, उसे ट्रांसफर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गुड फेथ में उसने अगर पेमेंट एक ऐसे इंसान को किया हु होल्ड्स अ डिफेक्टिव टाइटल, डिफेक्टिव टाइटल होल्डर को, मतलब क्या हुआ कि भाई जिसके पास पहले प्रॉपर्टी थी पर अब नहीं है, ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी, उसे इसकी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफरी है
वो इस रेंटर को कंपेल नहीं कर सकता है कि तुमने इसे जो पैसे ट्रांसफर कर दिया है इसे क्यों दिया, ये तो अब टाइटल नहीं है इसके पास, पैसे मेरे बनते हैं तो मुझे भी दो, क्योंकि इसने गुड फेथ में किया, इसे नहीं पता था इस ट्रांसफर का, इसे कोई जानकारी ही नहीं थी। तो यहाँ पे ये सेक्शन इनके प्रोटेक्शन के लिए, टेनेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया कि इनको कोई कंपेल ना कर सके इफ दिस हैज बीन डन इन गुड फेथ। लेकिन यही चीज अगर पैसे देने से बचने के लिए किया है पी ने, जानबूझ के पी ने बोल दिया है कि भाई मैंने तो पहले एक को दे दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, और उसे सब कुछ जानकारी थी जानबूझ के, तब ये एप्लीकेशन नहीं होगा। लेकिन गुड फेथ में अगर दे दिया बिकॉज ही हैड नो नॉलेज, तो वहां पे he cannot be compelled. This section states that this is for the protection of tenants when acted in bona fide way, कि भाई मैंने कर दिया है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए they cannot be compelled. If the tenant is not informed, they shouldn't be penalized for paying the old landlord. क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं है, जानकारी के बावजूद भी जानबूझ के करे तब गलत है. It prevents the double jeopardy of a tenant having to pay the same rent. तुम्हारे इस वरना बी क्या है भाई, अब वो लैंडलॉर्ड है, वो कंपेल कर दे कि भाई ऐसा है मुझे दीजिए नहीं तो मैं आपको निकाल दूंगा. तो इसीलिए इसी वजह से सेक्शन 50 एप्लीकेशन में है, ये बचाने के लिए टेनेंट्स को कि भाई मुझे क्या पता था, मैंने तो गुड फेथ में जो प्रीवियस ओनर जो था, जो ट्रांसफरर है, अब मैंने उसे पेमेंट कर दिया है. दिस इज व्हाट दिस सेक्शन स्टेट्स. इंपॉर्टेंट क्या क्या है इस सेक्शन के लिए समझना कि ट्रांसफर पैसे जो दिए गए हैं, रेंट जो दिया गया है, वो बोनाफाइड तरीके से गुड फेथ में दिया गया है. मतलब द टेनेंट हैज एब्सोल्युटली नो नॉलेज कि भाई आप जो है ट्रांसफर कर दी गई है प्रॉपर्टी, और जो ट्रांसफरर है उसके पास सिर्फ डिफेक्टिव टाइटल है, मतलब ही इज नो लॉन्गर द ओनर ऑफ सच एंड सच प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज नाउ बीन ट्रांसफर्ड टू someone else, he is only the holder of a defective title. लैक ऑफ नोटिस, कोई जानकारी नहीं थी इस बात की. रेंट वर्सेस एडवांस क्या है, द पेमेंट मस्ट बी मेड एज रेंट ड्यू, पेमेंट्स मेड इन एडवांस आर जनरली नॉट प्रोटेक्टेड. मतलब सिर्फ रेंट की बात की गई है इस सेक्शन में. जैसे देखिए एग्जांपल, द लैंडलॉर्ड सेल्स द प्रॉपर्टी टू समवन एल्स बट कंटिन्यूज टू कलेक्ट रेंट विदाउट टेलिंग द टेनेंट. ठीक है, उसे कोई पता ही नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि उसे कोई जानकारी, क्लियरली लिखा है विदाउट टेलिंग द टेनेंट, उसे कोई जानकारी नहीं थी, तो उसके लिए सेक्शन 50 एप्लीकेशन में आ जाएगा. Section, next example. If a person is in possession of the property under a legal document that is later declared or invalid, क्या हो जाएगा, if the tenant pays the person currently holding the title, even if it's defective, the law treats the payment as valid against the true owner. ठीक है, तो रेंटर को यहाँ पे कंपेल नहीं किया जा सकता है कि भाई, माना जाएगा कि वो जिसको पेमेंट करा था वो सही है, उसकी कोई गलती नहीं है. और बाद में अगर जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है, मतलब जो ट्रांसफर किया गया बी को, वही पता लगे कि ट्रांसफर ही इनवैलिड है, तब तो बिल्कुल ही गलती नहीं है, उसकी तो सही है. नोटिस इज इम्पोर्टेंट, नोटिस इज एवरीथिंग, सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे सेक्शन के लिए जरूरी क्या है, हम क्यों कह रहे हैं कि बोनाफाइड तरीके से उसने एक्ट किया है तो लायबल नहीं होगा. बोनाफाइड का क्या मतलब है, जब जब भी बोनाफाइड टर्म यूज ही करें, क्लियरली मींस कि वो गुड फेथ में किया गया है. अब गुड फेथ का मतलब क्या है, क्लियरली यहाँ पे ये सेक्शन ये कह रहा है कि गुड फेथ मतलब ये कि जब टेनेंट को इस बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं. अब अगर उसे जानकारी नहीं है तो कैसे लायक होगा, वही अगर उसे जानकारी थी फिर भी उसने डेलिबरेटली किया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा. इक्विटेबल प्रिंसिपल, द सेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इट इज अनफेयर टू मेक अ टेनेंट पे फॉर द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर. दिस इज सेक्शन 15. देखिए इसके इलस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है, A lets a field to B at a rent of ₹50. लेट्स अ फील्ड मतलब लीज पे दे दिया है, ठीक है, 50 रुपए रेंट पे, एंड देन ट्रांसफर द फील्ड टू सी. उसके बाद सी को दे दिया, मतलब बी को रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, लीज पे दिया है, उस प्रॉपर्टी को बाद में सी को बेच दिया. अब बी यानी कि जो रेंटर है, हैविंग नो नोटिस ऑफ द ट्रांसफर इन गुड फेथ पेज द रेंट टू. अब भाई उसे कोई जानकारी नहीं है, जब तक उसे कोई बताएगा नहीं, उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, बायर सेलर के बीच क्या है, उससे क्या मतलब है, उसे कोई जानकारी थी ही नहीं. यहाँ पे बी यानी कि जो रेंटर था, टेनेंट, नॉट चार्जेबल विद द रेंट सो पेड. अब उसके लिए वो लाइबल नहीं है, कैनॉट बी कंपेल्ड फर्दर, यू डिड नॉट, यू पेड to the wrong person, to a holder who was having a defective title, he can't be compelled for that.
नेक्स्ट सेक्शन 51। अब 51 क्या बात कर रहे हैं, देखिए, इंप्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल। ये बहुत इजी से प्रिंसिपल्स, जैसे हमने पिछले देखा वैसे ही कुछ ये भी डिफेक्टिव टाइटल की पहले तो बात करें, सेक्शन के नाम में कह रहा है अंडर डिफेक्टिव टाइटल। देखिए सेक्शन 51 किस बारे में बात कर रहा है, अगेन ऐसा ऐसे ये भी डिफेक्टिव टाइटल की बात कर रहा है। मतलब डिफेक्टिव टाइटल क्या हो गया, डिफेक्टिव टाइटल यानी वो टाइटल वो है ऐसा होल्डर जिनके पास एक्चुअली टाइटल है नहीं। किसके पास डिफेक्टिव टाइटल है, वन हु इज नॉट हैविंग द एक्चुअल ओनरशिप, नो लॉन्गर टाइटल। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, प्रॉपर्टी अब एक्चुअली ट्रांसफरी के पास है, तो जो ट्रांसफरर है उसे कहेंगे कौन है, होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। मतलब पहले टाइटल था लेकिन अब नहीं है, तो वो कौन हो गया, डिफेक्टिव टाइटल होल्डर हो गया। ये भी इक्विटी पे बेस्ड, इक्विटी बेस्ड पे बेस्ड है, पूरा प्रिंसिपल जो सेक्शन का है वो एक इक्विटी पे बेस्ड है, जो कि कहता है इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल which states that he who seeks equity must do equity। ठीक है, ये है क्या, देखिए इस सेक्शन का नाम जो है इंप्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल। अब इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इम्प्रूवमेंट किस बारे में बात की जा रही है, हमें यहाँ पे बोनाफाइड का मतलब पता है, बोनाफाइड डिफेक्टिव टाइटल भी पता है, इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब हुआ। मान लीजिए ये घर, ठीक है, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस, ठीक है, जिसमें ए जो है वो टेनेंट, ए जो है वो टेनेंट है। घर मान लीजिए एक्स का है, पर ए जो है वो टेनेंट है। इस घर में इसे कुछ लगता है बनवाने की जरूरत है, मान लीजिए द विंडो या द डोर्स, मान लीजिए द डोर्स, डोर्स जो है वो निकल रहे हैं, पुराने हो गए हैं, और इसमें घर में कुछ चीजें ठीक करनी की, द सीलिंग इज नॉट प्रॉपर, और कुछ चीजें मतलब घर में रेनोवेशन की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, इसमें रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कुछ चीजें करवानी थी। ठीक है, घर को सही हालत में इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव करना, ठीक है, मतलब उसे अच्छा करना, उसे पहले से बेहतर बनाना। तो ये जो टेनेंट है वो इस घर में कुछ काम करवाता है, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाता है, कुछ रेनोवेशन करवाता है घर को और बेहतर बनाने के लिए, चाहे कोई चीज बिगड़ी हुई ठीक कराई हो। अब बिगड़ी हुई ठीक करानी तो ये मतलब नहीं कि एक बार टैप वाज नॉट वर्किंग उसे ठीक कराना है, विल बी कॉल्ड एज इम्प्रूवमेंट, नो। घर में कोई मेजर वर्क कराना, जैसे घर में कोई कंस्ट्रक्शन कराना, बिगड़ी हुई चीजें हैं, जैसे अगर दो रूम्स के डिजाइन को चेंज कराना, या पूरे घर के इफ द डोर्स एंड विंडोज आर कमिंग ऑफ वो पूरा नया करवाना, तो इस तरीके की इंप्रूवमेंट की बात हम कर रहे हैं, कुछ उसमें बेहतर करवाना, पहले से बेहतर करवाना। सो ये टेनेंट है, इसने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स कराए हैं, अब इस बारे में ये कह रहा है सेक्शन, क्या है देखिए, the purpose is to protect the person who acting in good faith, again bona fide लिखा हुआ है तो मतलब good faith में हो रहा है, spends money to improve a property believing they own it only to find their title is defective। अब क्या कह रहा है कि भाई ये जो सेक्शन के बारे में है, इसमें मान लीजिए किसी पर्सन ने, टेनेंट ने प्रॉपर्टी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स कराए, रेनोवेशन कराया, कुछ कंस्ट्रक्शन, या मान लीजिए गार्डन अपने हिसाब से पूरा बनवाया, कुछ भी ऐसा अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कराया, क्या सोच के, ये मान के कि प्रॉपर्टी उनकी है, ये मान के गुड फेथ में, गुड फेथ में ये मान के ये प्रॉपर्टी उनकी है या उन्हें ही मिलेगी, ये सोच के उसमें काम कराया। लेकिन बाद में क्या पता चलता है, ओनली टू फाइंड देयर टाइटल इज डिफेक्टिव, बाद में पता चलता है कि प्रॉपर्टी उन्हें मिली ही नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि ए है, ठीक है, ए पे घर है,
इसमें आर जो है वो टेनेंट है, ठीक है, आर जो है वो रेंट पे रहता है। अब ए ने क्या कहा, ए ने इससे कहा कि भाई ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि 8-10 साल में आई लीव दिस कंट्री, 8-10 साल में आई लीव दिस कंट्री और छोड़ के मैं तुम्हें ही बेच दूंगा और बेच के आई मूव अब्रॉड, आई शिफ्ट अब्रॉड, ठीक है। ये कहा इसने, ये कंफर्म ही है, मान लो एक तरीके से कि 10 साल में आई गिव इट टू यू एंड देन आई सेटल अब्रॉड, ये कहता है, ठीक है। अब आर ने क्या किया कि भाई इसकी बात तो सही मान ली कि मे बी 8 साल या 10 साल या 12 साल, उसके बाद ये प्रॉपर्टी तो मुझे मिली नहीं है, ठीक है, इसने मान लिया। अभी कौन है, अभी टाइटल किसके पास है, ए के पास है, ये है ओनर। इसने कहा कि भाई आने वाले समय में मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई है नहीं मेरा, माई एंटायर फैमिली इज लिविंग अब्रॉड, सो मे बी इन अ पीरियड ऑफ 8 years 10 years आई गिव इट टू यू, I'll sell this property to you and then I'll settle abroad, ठीक है, I'll go live with my family. तो now R, ये जो R है जो टेनेंट था, ठीक है, इसे क्या लगता है कि भाई अब तो ये प्रॉपर्टी मुझे ही मिल जाएगी, ये गुड फेथ में उसे बिलीव हो गया क्योंकि उसने इस ओनर की बात को मान लिया, सही मान लिया। अब इसकी बात को सही मान के इसने घर में कंस्ट्रक्शन कर अपने हिसाब से, उसे जैसे चाहिए था, मान लीजिए इसमें गार्डन बनवाया, यहाँ पे गराज बनवाया, उसे जैसे लगता था उसने उस हिसाब से अपने घर में इम्प्रूवमेंट्स कराई, मतलब कुछ चीजें बनवाई, ठीक है। बाद में लेकिन इसे क्या पता चलता है, क्या लिखा है, ओनली टू फाइंड देयर टाइटल इज डिफेक्टिव। बाद में लेकिन ओनर क्या कहता है कि नहीं यार छोड़ो, मेरा मन नहीं है, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। बाद में ये हुआ, तो अब क्या हुआ, अब इसके पास तो इसने तब तक मान लीजिए कि 10 लाख का खर्च कर दिया था तब तक के लिए। जब इसे पता चली ये बात, इसने जब कही, जब ओनर ने बताया, इस तब तक इसे इसने 10 लाख के एक्सपेंसेस कर दिए थे इस पूरे इम्प्रूवमेंट में, तब तक 10 लाख इसके लग चुके थे। अब क्या, इसका तो लॉस हो गया ना, इसकी प्रॉपर्टी मिली ना, उसके पैसे भी चले गए। तो इस सिचुएशन में, ऐसे किसी सिचुएशन में सेक्शन 51 आता है। ये क्या कह रहा है देखिए, when the transferee of immovable property makes any improvement on the property, ट्रांसफरी मतलब अभी सिर्फ टेनेंट है, अभी ट्रांसफर हुआ नहीं है, बिलीविंग इन गुड फेथ दैट he is absolutely entitled thereto and is subsequently evicted there from any person having a better title, से लगता है सच में कि भाई अभी, जैसे मैंने कहा कि भाई 8-10 साल में तुम्हें दे के चला जाऊंगा, तो उसे सच में यकीन हो गया कि आई गेट दिस प्रॉपर्टी। लेकिन बाद में क्या है, बाद में क्या कह रहा है, he is subsequently evicted there from by any person having a better title, लेकिन बाद में मालिक ने क्या किया, उसे घर से निकाल दिया, evict कर दिया, only to find their title is defective। बाद में भाई सॉरी थोड़ा, मैं तो बात कर रही थी इसके लिए, मतलब थोड़ा तुम मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन करने लग जाओ कि मैं घर तुम्हें ही दे रहा हूँ, मुझे नहीं देना, मेरी मर्जी, उसे घर से निकाल दिया, ठीक है। अब ट्रांसफरी के पास क्या राइट है, वहां भी उसके हाथ से क्या हो गया, उसके पैसे भी चले गए, उससे प्रॉपर्टी भी चली गई, दोनों चीजें चली गई टेनेंट के पास से, ठीक है, उसका तो हो गया लॉस, उसके पैसे भी लग गए, उसकी प्रॉपर्टी भी जो उसे उसे लगा था, इसीलिए लिखा है डिफेक्टिव, डिफेक्टिव टाइटल इसीलिए यूज किया भाई, भाई उसे क्योंकि लगा था कि भाई वो उसका है, जबकि एक्चुअली हुआ नहीं था, लेकिन उसे लगा था। अब उसे घर से निकाल दिया, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम एनी पर्सन हैविंग अ बेटर टाइटल, बेटर टाइटल मतलब कौन, जो ओनर है, ओनर ने उसे अब निकाल दिया। The transferee के पास अब क्या क्या राइट है, has a right to require the person causing the eviction either to have the value of the improvement estimated and paid or secured to the transferee, or to sell his interest in the property to the transferee at a then market price value thereof irrespective of the value of such improvement, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अब इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में कि भाई मैंने पैसे भी लगा दिए, मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं मिली, बाद में पता चलता है कि कभी मुझे मिलेगी भी नहीं प्रॉपर्टी, मुझे निकाल भी दिया। अब ट्रांसफरी के यहाँ पे टेनेंट्स यानी जो है, टेनेंट क्या 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 राइट्स बनते हैं, देखिए टेनेंट के लिए राइट क्या क्या बनता है कि भाई वो क्या कर सकते हैं कि पहले तो क्या क्या इसके लिए एसेंशियल है, बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ द ट्रू ओनर एंड द बोनाफाइड होल्डर। एसेंशियल क्या क्या है, ट्रांसफरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट हैव अक्वायर्ड द प्रॉपर्टी थ्रू अ ट्रांसफर, यहाँ पे जैसे टेनेंट है भाई रह रहा है ना वो उसमें, गुड फेथ में उसने इंप्रूवमेंट्स कराए, ट्रांसफरी मस्ट ऑनेस्टली बिलीव दैट एन एब्सोल्यूट टाइटल टू द प्रॉपर्टी, उसे लगता था कि सच में उसे प्रॉपर्टी का उसके पास टाइटल है। इंप्रूवमेंट उसने कराया, प्रॉपर्टी में कुछ परमानेंट चीजें करवाई बनवाई, उसके बाद एविक्शन हो गया, पर्सन विद अ सुपीरियर टाइटल ट्रू ओनर जो था उसने निकाल दिया घर से, सीक्स टू एविक्ट द ट्रांसफरी।
अब पहली चीज तो ये कि गुड फेथ में सारी चीजें की ट्रांसफरी जो है उसमें। अब यहाँ जो एविक्टेड ट्रांसफरी है, मतलब जिसे निकाल दिया गया, जिसे घर से निकाल दिया ट्रांसफरर ने, उसके क्या क्या राइट्स बनते हैं भाई। उसका तो जैसे मैंने कहा, उसका तो केवल लॉस ही लॉस हो गया, उसे घर से भी निकाल दिया, उसके पैसे भी चले गए इंप्रूवमेंट्स में, उसके साथ उसे जो लगा था कि प्रॉपर्टी उसे मिलेगी वो भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो हर हर चीज हर एंड से उसका लॉस हुआ। तो उसके पास क्या राइट्स हैं? कॉम्पनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। पहले तो वो कहे कि भाई ऐसा है कि देखो, निकाल दिए तुम, चलो ठीक है, मुझे प्रॉपर्टी नहीं दोगे कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए मेरे लगे हैं, मुझे मेरी प्रॉपर्टी, मुझे पैसे लगे मुझे वो दे दो। पहला कॉम्पनसेशन मांग ले, जितने पैसे लगे हैं। दूसरा, सेल ऑफ इंटरेस्ट, या जितना मैंने बनवाया है, मैंने जो हिस्सा बनवाया है, मैंने ये गार्डन एरिया इतना का कंस्ट्रक्शन कराया, इसके साथ एक रूम की भी डिपेंड करे, ये हिस्सा मुझे बेच दो। सेल ऑफ इंटरेस्ट, जितना द ओनर सेल्स देयर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफर इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, जितना मैंने इम्प्रूवमेंट कराया है उतना मुझे बेच दो। या तो मेरे कॉम्पनसेशन, मेरा कॉम्पनसेशन कर दो, मेरे पैसे दे दो भाई, इतने पैसे मैंने उस पर लगाए हैं, या मेरा जितना हिस्सा मैंने इम्प्रूवमेंट करा है वो हिस्सा मुझे दे दो। चॉइस ऑफ विच ऑप्शन टू टेक लाइज विद द राइटफुल ओनर, नॉट द पर्सन बीइंग एविक्टेड। ये दो ऑप्शन हो जाते हैं, ये दो राइट्स क्या हो गए, ये राइट्स हो जाते हैं एविक्टेड ट्रांसफरी के। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या चूज करना है, ये जो राइटफुल ओनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे लिखा है द चॉइस ऑफ विच ऑप्शन टू टेक लाइज विद द राइटफुल ओनर, नॉट द पर्सन बीइंग एविक्टेड। ये दो ऑप्शंस हो गए। ये दो ऑप्शंस किसके पास है? जो एविक्टेड ट्रांसफर है, ये उसका राइट है कि भाई या तो मेरे पैसे दो, या तो मुझे उतना हिस्सा दे दो ना जो मैंने कंस्ट्रक्शन कराया है। दोनों में से कोई चीजें मांग सकता है। अब चूज क्या करना है उसके लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। चूज क्या करेगा वो सिर्फ राइटफुल ओनर के ऊपर है, वो जो चाहे वो चूज कर सकता है, दोनों में से कोई चीज। कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? वैल्यू ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी इज एस्टिमेटेड एट द टाइम ऑफ द एविक्शन, इस हिसाब से उसके कैलकुलेट किया जाता है। अब ये पार्ट तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि भाई किसी ने अपनी प्रॉपर्टी मान के, तो प्रॉपर्टी में जो इम्प्रूवमेंट्स कराए हैं, और बाद में ट्रू ओनर प्रॉपर्टी का अगर उस प्रॉपर्टी से निकाल देता है ट्रांसफर को, तो फिर उसके पास दो राइट्स हैं कि भाई कॉम्पनसेशन मांग ले इम्प्रूवमेंट्स के लिए, आप बोले कि वो हिस्सा मुझे बेच दो जिसमें मैंने इम्प्रूवमेंट्स कराए हैं। और चूज क्या करेगा, वो राइटफुल ओनर के पास का राइट है, वो देख ले, ट्रू ओनर जो है। Second part कह रहा है, the amount to be paid or secured in respect of such improvement shall be estimated value thereof at the time of eviction। अब कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, कैलकुलेशन कैसे होगा, ये बात कर रहा है सेकंड पैरा, कि भाई किस हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि बात कर रहे हैं कि कॉम्पनसेशन की बात जब हम करते हैं, द अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, कि भाई पैसे देगा वो, ठीक है। तो पैसे कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? पैसा कैलकुलेट जिस दिन निकाल रहा है जो ट्रू ओनर है, जिस दिन वो डिफेक्टिव टाइटल होल्डर को निकाल रहा है घर से, उस दिन के हिसाब से उसके पैसे कैलकुलेट किए जाएंगे कि भाई जो चीजें लगाई है उसने, उसमें उसका कितना पैसा लगाया, उस हिसाब से। It is generally the amount by which the value of the land has increased due to the improvement rather than the literal cost spent by the transferee। मार्केट में इसकी करंट रेट क्या है, उस हिसाब से उसको जितना पैसा वो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट, where under the circumstances aforesaid the transferee has planted or sown on the property crops which are growing when he is evicted, therefore he is entitled to such crops or to free ingress and egress to gather and carry them। अब क्या कह रहा है कि भाई क्योंकि जो टेनेंट है उसने तो डिफेक्टिव टाइटल होल्डर है, उसने तो मान लिया था कि अच्छा कल को ये प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी, एब्सोल्यूट टाइटल मेरे पास इसका आ जाएगा, मैं ही हूँ इसका मालिक, उसने तो मान लिया था। तो उसने अपना मान के उसका उस प्रॉपर्टी पे, उस लैंड पे बहुत कुछ प्लांटेशन किया, देखिए वही लिखा हुआ है कि हैज प्लांटेड और सोन ऑन द प्रॉपर्टी क्रॉप्स, उसने बहुत कुछ इस पर प्लांटेशन किया, क्रॉप्स उगाए। अब उसका क्या है उस केस में, भाई ठीक है, तुम्हें तुम्हारा कॉम्पनसेशन मिल गया, या तुम्हें तुम्हारा ऐसा जो भी था वो मिल गया, इसके बाद वो राइट उनके पास, और एक और राइट है इन केस व्हेन दे हैव प्लांटेड और सोन क्रॉप्स, सिर्फ तब, अगर नहीं किया है तो ये सेक्शन, ये पार्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा दिस पार्ट। लेकिन अगर प्लांटेशन किया है तो क्या होगा, क्रॉप्स प्लांट किए हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू द क्रॉप्स एंड द राइट टू इंग्रेस एंड एग्जिट, मतलब एंट्री एंड एग्जिट, इंग्रेस इज एंट्री एंड एग्रेस इज एग्जिट, टू गैदर एंड कैरी देम अवे, मतलब उनके पास हमेशा, जब तक वो प्रॉपर्टी है तब तक उनके पास उस
प्लांटेशन से जो भी उसके प्रोड्यूसर्स आएंगे उसको लेने के लिए एंट्री एग्जिट का राइट हमेशा रहेगा, मतलब दे डू नॉट नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम द ट्रू ओनर, वो जरूरत नहीं है, उसके लिए हमेशा एंटाइटल्ड रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो लगाया उन्होंने है, प्लांटेशन उन्होंने किया है, इसीलिए ये पार्ट इसमें ऐड किया गया है कि भाई ठीक है, आपको आपका जो भी कॉम्पेंसेशन था वो हमने दे दिया, वो बात क्लियर हो गई, अलग है। लेकिन एडिशनल अगर कुछ इसमें एडिशन किए हैं, प्लांटेशन किया है, तो उसके लिए फिर आपको परमिशन सीक करने की जरूरत नहीं। यू विल एट ऑल टाइम्स हैव द राइट टू एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। क्यों? उसके प्रोड्यूसर्स को कलेक्ट करने के लिए। Alternatively, the person evicting them must allow them time to time to harvest before taking all possession. So section 51 तक हमने कवर कर लिया। अब आते हैं सेक्शन 52। सेक्शन 52 किस बारे में बात करते हैं? सेक्शन 52 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस की। लिस पेंडेंस, लिस पेंडेंस, ठीक है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, लिटिगेशन, पेंडेंस मतलब पेंडिंग होता है, लिस्ट मतलब लिटिगेशन, पेंडेंस मतलब पेंडिंग। बस इस डॉक्ट्रिन को, ये इट्स अ लॉन्ग, नॉट एक्चुअली अ लॉ, मतलब नॉट दैट डिफिकल्ट टू कॉम्प्लिकेटेड आई विल से, बट इट इज अ लॉन्ग वन, प्रिंसिपल थोड़ा सा लंबा है। तो देखिए, नाम से समझाता है, इसको डिस्कस हम कल करेंगे आराम से, एज स्ट्रेच विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट एक कॉन्सेप्ट को एक ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 52 नाम से मैं समझा दी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू, ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू, जिससे रिलेटेड सूट पेंडिंग है। सूट मतलब सिविल केस, केस की बात करें हम, केस, ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, ऐसी इमूवेबल, टू बी प्रिसाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जिससे रिलेटेड कोई सूट ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बारे में बात करें। इसीलिए इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ, देखिए लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, लेकिन इसका नाम है, जैसे हमने अब तक टीटीए में बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स देखे, बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स आपने एक एक सेक्शन के अंदर, जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि इस सेक्शन को इस नाम से भी जानते हैं, ये डॉक्ट्रिन होता है। सो इसके अंदर भी लिस्ट पेंडेंस कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो है लिस्ट पेंडेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, लिस्ट मींस लिटिगेशन एंड पेंडेंस मींस पेंडेंसी, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। सो विल बी डिस्कसिंग दिस एट स्ट्रेच इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल 48 से लेकर 51 तक हमने आज जो डिस्कस किया, लेट अस डिस्कस दैट क्विकली विद अ क्विक रिविजन। 48 में हमने क्या देखा? 48 में बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी की, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी क्या कह रहा था? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी ने कहा कि प्रॉपर्टी एक ही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसके एट डिफरेंट टाइम्स अलग अलग लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जिसे पहले ट्रांसफर किया, जो प्रायर ट्रांसफर है, उसका पहले राइट बनेगा, बाद में सब्सिक्वेंटली जो जैसे आएगा उसका वैसा राइट बनेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो जो अलग अलग लोगों में जो इंटरेस्ट क्रिएट किए गए हैं, वो इंटरेस्ट को एग्जिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, को एग्जिस्टिंग राइट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। देन कम्स सेक्शन 49। सेक्शन 49 किस बारे में बात करते हैं? सेक्शन 49 कहता है
इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करता है कि भाई ट्रांसफर के बाद अगर ट्रांसफर कर दी गई है प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांसफरर ने ऑलरेडी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ले रखी थी, तो ट्रांसफर के बाद उसके बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड हो जाएगा ट्रांसफरी, वैसे ही जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रांसफरर एंटाइटल्ड होता। सो व्हेनेवर द डैमेज इज कॉज्ड टू द प्रॉपर्टी बाय फायर, एनी डैमेज टू द प्रॉपर्टी, तो वो सारे जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट होगा उसके लिए ट्रांसफरी एंटाइटल्ड हो जाएगा। ही कैन रिक्वायर दैट अमाउंट फ्रॉम द ट्रांसफरर, और जो ट्रांसफरर है वो बाउंड है उसे देने के लिए, लेकिन सिर्फ उस पॉलिसी के अमाउंट तक। अगर जो डैमेज हुआ है वो एक्सीड कर जाता है पॉलिसी अमाउंट को, तो उस एडिशनल अमाउंट के लिए पर्सनली लायबल नहीं है ट्रांसफरर। देन 50 और सेक्शन 51 ये दोनों बात करता है डिफेक्टिव टाइटल की। सेक्शन 50 जो है वो बात कर रहा है भाई डिफेक्टिव टाइटल होल्डर को अगर जो टेनेंट था उसने गुड फेथ में रेंट दे दिया है, तो अब जो एक्चुअल ओनर है, मतलब जो ट्रांसफरी है, जो एक्चुअल टाइटल होल्डर है, वो कंपेल नहीं कर सकता है किसको, टेनेंट को। ये टेनेंट के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए सेक्शंस हैं। उसे कंपेल नहीं कर सकता है कि भाई वो तो होल्डर है ही नहीं, उसे कैसे दे दिया, आप मुझे भी दो, ये नहीं कर सकता। डबल पेमेंट वो नहीं करेगा, इसलिए ये सेक्शन बनाया गया। प्रोवाइडेड दैट द टेनेंट हैड नो नोटिस ऑफ सच ट्रांसफर, ही पेड सच एंड सच अमाउंट इन गुड फेथ विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ सच ट्रांसफर। उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अगर उसे इन्फॉर्मेशन थी फिर भी उसने किया है तो वहां पे उसकी लायबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर उसे इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसे एट ऑल कंपेल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 51 जो बात कर रहा है कि भाई अगर एक डिफेक्टिव टाइटल होल्डर ने प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट्स करा दिए हैं, जेन्युइनली बिलीविंग इन गुड फेथ कि भाई कल वो प्रॉपर्टी उसे मिलेगी, उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उस पे है या होगा, ठीक है या होगा। अब उसे ये लगता है तो उसने ये सोच के इसको मान के प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट्स कर दिया। लेटर ऑन ही केम टू कि भाई प्रॉपर्टी तो मुझे मिल ही नहीं रही है, कोई उसका टाइटल उस पे नहीं है, और उसे जो बेटर टाइटल होल्डर यानी कि जो ट्रू ओनर है उसने निकाल भी दिया प्रॉपर्टी से, उसे भगा दिया। तो अब जो डिफेक्टिव टाइटल होल्डर है यानी जिसे निकाल दिया गया घर से, उसके क्या राइट्स बनते हैं। उसने तो प्रॉपर्टी पे खर्चा कर दिया उसमें, और घर को मिला भी नहीं उसे, तो उसके राइट्स ये बनते हैं कि अब वो जो एक्चुअल टाइटल होल्डर है, ट्रू ओनर जो है, उसे कह सकता है कि भाई ऐसा है, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो मुझे कॉम्पनसेशन दे दो, भाई मेरे जितना पैसे मैंने खर्च किए हैं उसका मुझको कॉम्पनसेशन दे दो मार्केट रेट के हिसाब से लगा के, या दूसरा उसकी वैल्यू मार्केट रेट के हिसाब से लगाई जाती है, या फिर जितने मैंने इंप्रूवमेंट्स कराए हैं वो मुझे वो पार्ट दे दो, वो ट्रांसफर कर दो, वो उतना शेयर मुझे दे दो। ये दो ऑप्शंस हैं। अब इनमें से चूज क्या करना है दैट इज अप टू द ट्रू ओनर, वो उसकी मर्जी है, वो उनमें से क्या चूज करना चाहेगा। लेकिन एक और इसमें एक और पॉइंट ये है समथिंग टू बी रिमेम्बर्ड, इसकी अगर उस लैंड पे, उस प्रॉपर्टी पे, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो डिफेक्टिव टाइटल होल्डर है उसने कोई प्लांटेशन किए थे, ही हैज सोन सम क्रॉप्स, तो उसके बेनिफिट्स के लिए वो हमेशा एंटाइटल्ड होगा। उसके लिए ही डज नॉट रिक्वायर एनी परमिशन फ्रॉम द ट्रू ओनर कि भाई वो उससे पूछ के जाएगा, वो उसके लिए उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसके बेनिफिट्स को लेने के लिए उसके पास हमेशा ही विल बी एंटाइटल्ड एट ऑल पॉइंट ऑफ हेल्प एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, और उसके पास हमेशा राइट टू एंट्री एंड एग्जिट दैट प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, यही था सेक्शन 51। सो अप टिल सेक्शन 51 हमने कवर कर लिया है। 52 में हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दिया, टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, यानी जो पेंडिंग सूट्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके बारे में ये डिटेल में डिस्कस करता है। सो इफ यू सी सेक्शन 53A तक ही इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 मतलब जो है वो सिर्फ चैप्टर सेक्शन 53A तक, मतलब 51 तक हमने कर दिया, 52, 53 एंड देन 53A, सिर्फ इतने ही सेक्शंस, तीन ही सेक्शंस इस चैप्टर के अंदर हमारे बचे हैं। एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ, हर एक चैप्टर के अंदर we'll be discussing with one specific type of transfer। जैसे जब इनिशियल क्लास में we already discuss कि भाई कितने टाइप्स के ट्रांसफर होते हैं, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या है, कैसे होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एसेंशियल्स क्या है, ये सारी चीजें, तो हमने ये चीज देखी कि भाई देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, राइट। सेल होता है, मॉर्गेज होता है, लीज होता है, एक्सचेंज होता है, ये सारी चीजें होती है, बहुत तरीके से एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, सब कुछ है। तो इसके बाद हर एक चैप्टर के अंदर we'll be discussing one specific type of transfer। सो इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 2 में हमारे पास सिर्फ तीन सेक्शंस बचे हुए हैं।
इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 दैट टॉक्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ दैट डील्स विद द सेक्शंस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सेल, राइट. आई होप कि ये लेक्चर क्लियर रहा हो आप लोगों के लिए एंड हैड बीन ऑफ सम यूज फ्रूटफुल टू यू ऑल एंड द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. In case you have any doubts, please feel free to reach out to us and you may contact us via our email ID and our contact numbers and stay healthy, stay connected and see you on the next lecture.